स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोकतंत्र की उदारवादी संकल्पना की चर्चा करेंगे। वैसे तो लोकतंत्र इतना लोकप्रिय शब्द है कि लगभग सभी प्रकार के व्यवस्थाओं ने लोकतंत्र शब्द को अपने में जो है समाहित करने की, आत्मसात करने की कोशिश की है। लेकिन लोकतंत्र का के विचारधारा का इतिहास देखेंगे तो मूल रूप से यह पुनर्जागरण काल से प्रारंभ होता है और निरंतर जो है या विभिन्न जो है चरणों से होकर गुजरता है। लेकिन वास्तव में जो लोकतंत्र का जो मर्म है, जो लोकतंत्र का जो केंद्रीय तत्व है, वो कहीं पाया जाता है तो वह लोकतंत्र की उदारवादी संकल्पनाएं तो बहुत सारी हैं। मार्क्सवादी, समाजवादी जो है, इसके अलावा बहुलवादी, अभिजनवादी, बहुत सारी संकल्पनाएं हैं। लेकिन सभी संकल्पनाओं में जो लोकतंत्र का के मूल्य को समेटे हुए, लोकतंत्र की इसेंस को अपने आप में समेटे हुए है, वह विचारधारा लोकतंत्र की उदारवादी विचारधारा ही है। तो हम दरअसल लोकतंत्र की उदारवादी संकल्पना की चर्चा करेंगे। इनकी क्या विशेषताएं, इनके आधारभूत मान्यताएं क्या है, इनके आधारभूत लक्षण क्या है, इनकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है, जो उदारवादी संकल्पना की है, वो जो है पुनर्जागरण काल से ली गई, पुनर्जागरण चिंतन से ली गई है। और पुनर्जागरण चिंतन का केंद्र, ये जो बिंदु था, केंद्रीय जो तत्व है, वो है कि व्यक्ति के इर्द गिर्द सारी चीज़ें जो है रची गई। व्यक्ति को केंद्र मानते हुए सारी चिंतन, सारी संस्थाएं या अन्य प्रकार के अनुसंधान, सभी चीज़ें जो है व्यक्ति की सुविधा को, व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने को केंद्र में रख करके की गई। और ऐसा इसलिए किया गया कि पुनर्जागरण काल के साथ ही ये मान्यता शुरू हुई कि व्यक्ति को केंद्र में रखा जाना इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास प्रकृति प्रदत्त बुद्धि है, विवेक है, और जिस विवेक का इस्तेमाल करके, जिस विवेक का प्रयोग करके वो न केवल अपने बारे में अपने हितों की पहचान करता है, बल्कि वह दूसरे के हितों के साथ या सामूहिक हितों के साथ किस तरह से तालमेल बनाया जाए, इस तालमेल को भी बनाने में वो सफल होता है। दूसरी चीज़ है कि दूसरी मान्यता यह है उदारवादी संकल्पना की, वो भी जो है पुनर्जागरण काल से निकल करके आई है, वो है कि व्यक्तियों और व्यक्तियों या मनुष्य के मध्य एक आधारभूत समानता है। बहुत सारी भिन्नताओं के बावजूद, चाहे वो रंग की, चाहे जो है भाषा की, संस्कृति की, जन्म स्थान की, बहुत सारी भिन्नताओं के बावजूद, भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी मनुष्यों और मनुष्यों के बीच एक आधारभूत समानता है। इसलिए जो एक व्यक्ति के संदर्भ में कही जा सकती है, एक व्यक्ति के अधिकार के संदर्भ में कही जा सकती है, वही दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में भी सही है। तो आधारभूत समानता, मनुष्य के मध्य आधारभूत समानता को स्वीकार्यता किसी ने दी है तो वो उदारवादी विचारधारा है, प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की उदारवादी संकल्पना है। तीसरी चीज़ जो स्वीकारता है कि सीमित सरकार होनी चाहिए, सीमित सरकार की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लोकतंत्र की। लोकतंत्र जो है मुख्य रूप से माना जाता है कि 1215 में मैग्ना कार्टा से जो है इसकी शुरुआत होती है। और मैग्ना कार्टा का जो जो हृदय है, जो उसका आदर्श है, वो ये है कि सरकार के पास असीमित या निरंकुश शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, सरकार पर जो है मर्यादाएं होनी चाहिए, सीमित सरकार होनी चाहिए। और वहीं से संकल्पना निकली। बाद में इसको जो है चिंतन के आधार पर लॉक ने इसको अपने चिंतन में समाहित किया और इस प्रकार से ये विचारधारा लगातार पॉपुलर होती गई। सीमित सरकार की अवधारणा क्या है? इसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं कि सीमित किसके द्वारा होनी चाहिए। पहली चीज़ जो आती है कि शासन जो है वो विधि के आधार पर होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, व्यक्ति का शासन नहीं। व्यक्ति के अपने सनक के आधार पर शासन व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए, बल्कि निर्धारित नियमों के आधार पर। और नियम क्या है? विवेक के आधार पर चर्चा परिचर्चा और एक निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने के बाद जो है बनाए जाते हैं। निश्चित रूप से उसमें सभी का हित सम्मिलित होता है। इसलिए शासन किसी एक व्यक्ति के संवेगों, व्यक्ति के मनोभाव पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि विधि का शासन होना चाहिए और विधि पूर्व निर्धारित होने चाहिए। दूसरी चीज़ है सरकार
किस पर आधारित होनी चाहिए? सरकार नागरिकों की इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ कंसेंट को समाहित किया होना चाहिए। सरकार वो बननी चाहिए जो जिसे नागरिक ने बनाया है। यहाँ दूसरे शब्दों में कहे कि नागरिकी सत्ता का स्रोत होना चाहिए या लोक प्रभु सत्ता की अवधारणा को स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। तीसरा चीज़ है शासन का उद्देश्य। शासन का उद्देश्य क्या है? स्वयं का हित, सत्ताधारियों का हित या जन कल्याण? जो व्यवस्था जन कल्याण के लिए बनती है वही लोकतंत्र है। जनता के हितों के लिए बनती है वही जो है लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की उदारवादी अवधारणा में यह बात अंतर्निहित है कि शासन का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ ना होकर के सार्वजनिक हित होना चाहिए, और ये इस तरह से सार्वजनिक हित से भी सरकार की ताकत, सरकार की शक्ति या सत्ता सीमित होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के सीमित सरकार की अवधारणा को जो है मान्यता दी जाती है। सैद्धांतिक स्तर पर सीमित सरकार की अवधारणा के बाद जो चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है कि शासन संचालन का आधारभूत नियम स्वीकार्य होना चाहिए। शासन कैसे चलाया जाए? तो शासन संचालन के आधारभूत नियम है जिसको स्वीकार किया जाना चाहिए, और वो क्या है प्रजातंत्र में कि जनप्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए। वैसे तो जनता स्वयं उपस्थित होकर के यदि सरकार जो है नियम कानून का निर्माण करती है, सरकार का गठन करती है, तो इससे बेहतर शासन व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन यदि यह संभव नहीं है आज के बड़े आकार वाले राज्य, बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में, तो निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था वो कही जाएगी जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा संचालित है। दूसरी बात है कि शासन की जो संस्था के गठन है और उसका जो संचालन है वो उसमें कैसे कार्य हो, तो बहुमत के आधार पर होना चाहिए। बहुमत का पालन होना चाहिए जो है, जो एवरी डिसीजन मस्ट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। तो मेजोरिटी जो है वो निर्णय का, अन्य गठन का, संचालन का आधार होना चाहिए। और तीसरी जो शासन संचालन के आधारभूत नियम है उनमें तीसरी चीज़ जो सम्मिलित होनी चाहिए कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो जनता के प्रति होनी चाहिए। तो जनता के द्वारा केवल सरकार का बनना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि सरकार का निरंतर जनता के प्रति संवेदनशील होना, जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना, उसके प्रति उत्तरदायी होना, यह भी आवश्यक है। तो शासन के संचालन के आधारभूत नियम पर सहमति होनी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की उदारवादी अवधारणा में एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो सम्मिलित की गई है वह है नागरिकों की स्वतंत्रताएं या अधिकार की घोषणा। हर जगह जहाँ कहीं प्रजातंत्र है, जहाँ कहीं लोकतंत्र है, जनतंत्र है, वहाँ जो है व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्व घोषित किया गया है। संविधान के माध्यम से उसे लिखित तौर पर एक अभिलेख रूप में पेश किया गया है, और उसी अभिलेख में उसे उन संस्थाओं से संरक्षित करने का, आरक्षित करने का प्रयास किया गया जिससे इन अधिकारों को, इन स्वतंत्रताओं को निरंतर खतरा बना रहता है। तो घोषणाएं अधिकार की होनी चाहिए। इसके पीछे मान्यता यह है कि अधिकार जो है राज्य के द्वारा क्रिएट नहीं किए जाते, राज्य के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि इस समाज में पनपते हैं, और समाज में व्यक्ति के एक दूसरे के प्रति अधिकारों को लेकर सहमति के आधार पर ये अधिकार बनते हैं। राज्य का केवल इतना सा योगदान है कि राज्य उन अधिकारों और उन स्वतंत्रताओं को जो है लीगल या वैधानिक आवरण प्रदान करता है। जहाँ कहीं भी इस प्रकार के अधिकारों की घोषणा है, जैसे इसकी परंपरा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू होती है, तो उस जगह पर इन अधिकारों को जिन कोनों से खतरा है, जिस केंद्र से खतरा है, जहाँ से इस पर आक्रमण की संभावना है, उनको निस्तेज करने के लिए, उनको रोकने के लिए एक संस्था की आवश्यकता महसूस की गई, और वो संस्था जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के रूप में उभरी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का महत्व हर एक प्रजातंत्र में निरंतर बढ़ता गया है, और ये दायित्व कुछ संविधान निर्माताओं की मंशा से और कुछ संविधान के वैधता की रक्षा के कारण न्यायपालिका ने प्राप्त कर ली है। न्यायपालिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के संदर्भ में, और मूल रूप से आधारभूत नियमों या सिद्धांतों की रक्षा करने के संदर्भ में जो उस देश के संविधान में पहले से
निहित होते हैं। तो इस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण जो है वो एस्पेक्ट है उदारवादी प्रजातांत्रिक संकल्पना का। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें भी जोड़ी जाती हैं, जिससे प्रजातंत्र, जो उदारवादी प्रजातंत्र की ये मान्यता है कि निश्चित अवधि में चुनाव होना चाहिए। निश्चित अवधि, या एक ये कहें कि पर्याप्त अवधि में 4 से 5 साल तक, 4 से 5 साल तक की अवधि जो है वो उचित मानी जाती है, जिसमें जो है चुनाव होना आवश्यक है। ये चुनाव निश्चित अवधि में हो, केवल इतना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी है, यह भी आवश्यक है कि ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए जितनी भी प्रकार की संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं का वहाँ उपलब्ध होना ज़रूरी है। जैसे एक स्वस्थ और स्वतंत्र मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस स्वस्थ और जो है स्वस्थ परंपरा वाली दलीय व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। एक चुनाव आयोग का निष्पक्ष रूप में उपस्थित होना वहाँ ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए उस देश में होनी ज़रूरी है। तभी उस देश में लोकतंत्र को जो है बनाए रखा जा सकता है। तो लोकतंत्र की उदारवादी संकल्पना में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के साथ साथ चुनाव में पर्याप्त विकल्प का होना भी ज़रूरी है। जो थ्योरी ऑफ चॉइस जो समय के साथ जो है जो प्रजातंत्र में इंक्लूड कर ली गई है, समाहित कर ली गई है, उसमें विकल्प का होना ज़रूरी है। यदि विकल्प नहीं है तो प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं। यदि एक ही व्यक्ति है जो और उसे ही चुनना है, उसी के पक्ष में विपक्ष में वोट देना है, तो वो प्रजातंत्र नहीं है। और हालांकि जो बहुत सारे समाजवादी या मार्क्सवादी जो देश हैं, वो इस तरह के व्यवस्था को प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, लेकिन उदारवादी का संकल्पना में यह प्रजातंत्र का प्रजातंत्र विरोधी मानी जाती है। प्रजातंत्र के लिए ज़रूरी है कि पर्याप्त विकल्प हो, 2, 3 या अधिक जो है दल मौजूद हो, और नागरिक के पास ये स्वतंत्रता हो कि वो उन विकल्पों में से जो उसे बेहतर विकल्प लगता है उसका चुनाव करे। और इसके साथ ही बहुत सारे देशों में देखा गया है कि चुनाव के जो नतीजे आते हैं उससे उससे जो है लोग खास करके सत्ताधारी दल सहमत नहीं होता है और उसके विरोध में चले जाते हैं। लेकिन उससे क्या है कि फिर जो है पूरा पूरा समाज जो है वो अराजक स्थिति में पहुंच जाता है, गृह युद्ध की संभावना बन जाती है, व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, एक मैच्योर और खासकर लिबरल डेमोक्रेसी की यह मान्यता है कि जो कोई भी जिस प्रकार का भी जनमत बने, जिस प्रकार का भी मैंडेट आए, उसका सभी लोग समान रूप से आदर करें, तभी जो है उस देश में लोकतंत्र लोकतंत्र जीवित रह सकता है। और इन्हीं सभी चीज़ों से मिल करके लोकतंत्र की उदारवादी संकल्पना बनती है। ये लोकतंत्र की उदारवादी जो ये संकल्पना है, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं जो हम देख लें। पहली आलोचना है कि जो लोकतंत्र की ये जो संकल्पना है, जिसमें ये मान लिया गया है व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। आलोचक मानते हैं कि ये बात जो है सही नहीं है, या एकाकी है, एक तरफा है, या कहें कि बहुत ही संकुचित व्याख्या है। व्यक्ति मूलतः बुद्धिमान प्राणी नहीं है, बल्कि भावना और जो आवेग है वो उसके मूल में है। और इस पर जो है बहुत सारे जो है रिसर्च भी हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण कृति जो है वो 1908 में ग्राम वलास के द्वारा ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स करके छपी थी, जिसमें इसी बात को उजागर किया गया था कि मनुष्य मूलतः जो है, मनुष्य का व्यवहार जो है वो बुद्धि या तर्क से नहीं, बल्कि परंपराओं से, उनकी आदतों से, इस प्रकार के जो है तत्वों से प्रभावित होता है। दूसरा, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जो आधारभूत समानता का सिद्धांत को जो स्थापित करने का प्रयास किया गया, ये सिरे से गलत है। वो कहते व्यक्तियों और व्यक्तियों के मध्य समानता नहीं है, कभी भी चले जाएं समानता नहीं थी, आगे भी समानता नहीं होगी। समान करने के बावजूद कुछ समय के बाद देखेंगे तो भी समानता नहीं मिलेगी। इस पर एक बहुत बहुत अच्छी सी किताब जो है वो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो है मिचेल्स ने लिखी है, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि लोगों को एक धरातल पर ला दें, उसके बावजूद भी थोड़े दिनों के बाद जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि एक ओलिगार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है, जिसमें शीर्ष पर कोई है और बेस में बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह का एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसलिए
यह मान्यता बिल्कुल निराधार है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच आधारभूत समानता है। तीसरी बात कि जनता का के द्वारा नियंत्रित शासन होगा, इसमें भी लोगों को संदेह है कि जनता के पास न तो पर्याप्त जो है बुद्धि है, न समझ है, न एजुकेशन है, और न ही उनके पास समय होता है कि वो इस प्रकार की चीज़ों को करें। इसलिए इस संदर्भ में भी जो है इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी चीज़, एक अभिजन वर्ग के द्वारा प्रजातंत्र पर अटैक किया जाता है। वो कहते हैं कि प्रत्येक जो है नागरिकों के लिए प्रजातंत्र नहीं है, या नागरिकों का नागरिकों के लिए, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन नहीं है, बल्कि इसमें जनता को प्रजातंत्र में मूल रूप से एक मौका दिया जाता है कि वो अपने शासक को चुन ले। और शासक वही लोग हो सकते हैं जो समाज के एलीट वर्ग के से आते हैं, अभिजन वर्ग हैं, जो उच्च वर्ग से आते हैं, उसी के द्वारा। इसलिए ये जो उदारवादी जो अवधारणा है लोकतंत्र की, कि जनता का शासन है, वो बिल्कुल निराधार है। इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं है। एक और आलोचना की जाती है कि सिद्धांत मूल्यों और आदर्शों पर अधिक बल देता है और उस प्रकार राजनीतिक जीवन की वास्तविकता को समुचित ध्यान नहीं देता। तो कुल मिलाकर के ये इसकी आलोचना है। तो मूल रूप से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतंत्र की जो अवधारणा हम पढ़ते हैं, दरअसल उसका स्वरूप उदारवादी ही है, और यह पुनर्जागरण काल से लगातार विकसित होता आया है। और आज भी जो है वो विकास की मुद्रा में, आज भी ये कॉन्सेप्ट जो है परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, आज भी इसमें जो है विकास जारी है। तो आज प्रजातंत्र पर यहीं तक, अगले क्लास में हम विशेष चर्चा